नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीरीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो टॉपिक है आपका सेपरेशन या डिवोर्स, जिसे बोलते हैं अलगाव या तलाक। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हिंदू या सनातन संस्कृति पर बेस्ड है। तो सनातन संस्कृति के अंदर डिवोर्स या तलाक जैसा कोई शब्द था ही नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कोई इसका सटीक सूत्र हमें नहीं दिया। हम कई तरीके के कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं डिवोर्स ढूंढने के लिए। हम अक्सर देखते हैं कि यदि सप्तम भाव पर अशुभ या अलगाववादी प्लैनेट्स सैटर्न, राहु, मार्स एटसेट्रा का यदि सातवें भाव पर कोई भी असर हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि उस केस में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। यदि सात सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए अशुभ ग्रहों से, तो हम ढूंढते हैं तलाक की संभावना है, डिवोर्स की संभावना है। मगर डिवोर्स का ऐसा कोई भी सटीक उपाय या सूत्र अवेलेबल नहीं है जिसके बेस पर आप प्रेडिक्ट कर पाए। और जन्म कुंडली से तो इसको बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम कोशिश करते हैं मगर 100% केसेस में कामयाबी नहीं मिलती। आज मैं आपको नवांश कुंडली, जो कि मैरिज या शादीशुदा जिंदगी के हर एक पहलू पर रोशनी डालती है, उसके लाइट में, रोशनी में हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि हम डिवोर्स को किस तरीके से देखेंगे। जब दो लोगों में अलगाव होता है, उसकी तीन अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहले अलगाव में दोनों के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट है, तो वो तलाक लेकर अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी स्थिति ये आती है कि उनके बीच में अलगाव होता है, वो लड़ रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं, और इसके बाद वो कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं, और कोर्ट में बरसों बरसों तक वो केस चलता रहता है और उनका डिवोर्स नहीं हो पाता। ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं होता, या उनके भी एलिमनी के लिए, पैसे के लेन देन के लिए बच्चे यदि हो जाते हैं, तो बच्चों की कस्टडी की वजह से वो कोर्ट केसेस लंबे समय तक लटके रहते हैं, और उस केस में उनके बीच में डिवोर्स तो हो भी नहीं पाता, वो साथ में भी नहीं रहते और दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। ये दूसरी स्थिति होती है। और तीसरी स्थिति भी बहुत अक्सर देखी गई है कि दोनों के बीच में अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, दोनों अलग अलग रह रहे होते हैं म्यूचुअली, मगर सामाजिक दबाव और परिवार वालों के दबाव में वो डिवोर्स के लिए नहीं जाते। दोनों अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग गुजार रहे होते हैं, मगर वो एक साथ नहीं होते। हमारी नवांश कुंडली इन तीनों स्थितियों के बारे में बताएगी। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट कम या ज्यादा हो सकता है, मगर ये तीनों स्थिति D9 चार्ट से बड़ी क्लियर कट दिखाई देती है। D9 चार्ट आपकी मैरिज का कंप्लीट चार्ट होता है। उसकी लग्न और लग्नेश की स्थिति एक व्यक्ति के माइंड सेट को बताती है। यदि लग्न शुभ प्रभाव में है, लग्नेश भी शुभ प्रभाव में है, तो व्यक्ति मैरिज भी करेगा और उसको निभाने की भी कोशिश करेगा। मगर लग्न और लग्नेश में से कोई भी एक के ऊपर अशुभ प्रभाव है, तो वहां पर वो मैरिज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और मैरिज हो जाती है तो उसको निभा भी सकता है और नहीं भी निभा सकता। मतलब दोनों स्थिति है। ऐसा व्यक्ति तलाक लेने की सोच सकता है, डिवोर्स लेने की सोच सकता है, अलग रहने की सोच सकता है, जिसकी लग्न या लग्नेश नवांश में से कोई भी एक पीड़ित है। ये पहला सूत्र है। तो आपका डिवोर्स के लिए पहला कॉम्बिनेशन है लग्न या लग्नेश। D9 की मैं बात कर रहा हूं, D1 की बिल्कुल भी बात हम नहीं करेंगे। तो मैं जो भी बोलूंगा D9 के बारे में बोलूंगा। दोनों में से कोई भी एक भी पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के तलाक होने की संभावना है। तो सबसे पहले आपकी लग्न ही बता देगी कि इसका डिवोर्स होगा या नहीं होगा। यदि लग्न और लग्नेश दोनों ही शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वहां पर डिवोर्स की कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आता है कि लग्न और लग्नेश में से कोई भी एक पीड़ित हो गया। अब इसे अलग उठाकर रख देते हैं, ये पहली कंडीशन होगी। तभी हम जाएंगे डिवोर्स के लिए, देखेंगे डिवोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। अब दूसरी स्थिति आती है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है सातवां भाव, सेवेंथ हाउस। और सेवेंथ लॉर्ड, इन तीन ही पैरामीटरों के बियॉन्ड हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, और आप बिल्कुल सटीक यहां पर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। सेवेंथ हाउस पर अशुभ ग्रहों का असर डिवोर्स का, अलगाव का कारण बनेगा। सातवें भाव पर D9 चार्ट के सेवेंथ हाउस पर अशुभ प्लैनेट्स का असर। D9 के मगर सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का उसके ससुराल वाले इन लॉज बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। सैटर्न बैठा हुआ है तो रेस्पेक्ट करेंगे, और D9 की लग्न में सैटर्न बैठा हुआ है तो उसका ससुराल पक्ष में रेस्पेक्ट नहीं होगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि D9 के यदि सातवें भाव के अंदर शनि बैठ गया, वो अशुभ प्रभाव डाल रहा है बेशक,
तो वो डिवोर्स की स्थिति लेकर आएगा, मगर ससुराल पक्ष वाले उसका रेस्पेक्ट करेंगे तो वहां पर आपकी डिवोर्स की स्थिति तक नहीं पहुंचने देंगे। वो उसको आपके बीच में नेगोशिएट कराने की कोशिश करेंगे। तो सातवें भाव का शनि अक्सर D9 चार्ट के अंदर डिवोर्स की स्थिति तक नहीं पहुंचने देता, मगर सातवें भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे पर्सन को ससुराल पक्ष वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उस पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, एक रॉयल स्ट्रक्चर होता है उसका, वो देखने में अपने आप को ऐसे बिहेव करता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। जैसे हम जनरल आम भाषा में बोलते हैं, मैरिज में फूफा जी या जीजा जी नाराज हो जाते हैं, वो इस तरीके के जीजा जी या फूफा जी होते हैं जिनकी नवांश कुंडली के सातवें भाव में सूर्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति की ससुराल पक्ष वाले पसंद नहीं करते, तो वहां पर उसके डिवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले स्थिति यह है कि आप लग्न को, लग्नेश को देखें, आप सप्तम भाव को देखें, उस पर अशुभ ग्रहों का असर हो। अशुभ ग्रह कौन से हो जाएंगे? मंगल हो जाएगा, राहु केतु हो जाएंगे, अशुभ ग्रह आपका सूर्य हो जाएगा। यदि इनका असर है तो वहां पर एक अलगाव या सेपरेशन की पॉसिबिलिटी होती है। ये हम दूसरा पैरामीटर देखेंगे। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर जो सब कुछ डिसाइड करेगा डिवोर्स के केस में, अलगाव के केस में, वो है आपका सप्तमेश, सेवेंथ लॉर्ड। D9 का सेवेंथ लॉर्ड यदि शुभ प्रभाव में है तो आपका किसी भी हालत के अंदर डिवोर्स नहीं होगा। आपके अप डाउन होते रहेंगे रिश्तों में, मगर डिवोर्स नहीं होगा। सातवां भाव अशुभ प्रभाव में, पहली कंडीशन यह है, ध्यान रखिएगा। सेवेंथ हाउस यदि शुभ प्रभाव में है तो आप आगे नहीं जाएंगे, डिवोर्स के लिए नहीं देखेंगे। सेवेंथ हाउस अशुभ प्रभाव में है, ये कंडीशन है। और सेवेंथ लॉर्ड मगर शुभ प्रभाव में है तो दोनों के बीच में मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर डिवोर्स नहीं होगा। अब सेवेंथ लॉर्ड भी अशुभ प्रभाव में है, वो आपके त्रिशाड हाउसेस के लॉर्ड 3, 6, 11 के स्वामियों से पीड़ित है। तो उस केस के अंदर आपके डिवोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है, या सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन आपके 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों के साथ हो जाए। मतलब आपका D9 का सातवां भाव भी पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और सेवेंथ लॉर्ड भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, वही केवल डिवोर्स की कंडीशन बचाएगा। यदि सेवेंथ हाउस अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है मगर सेवेंथ लॉर्ड नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी सेवेंथ लॉर्ड पर यदि शुभ असर है तो वो डिवोर्स तक नहीं पहुंचेगा। आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप अलग रह सकते हैं, पब्लिकली आप लड़ सकते हैं, मगर डिवोर्स तक वो नहीं पहुंचा पाएगा। ये दो ही कॉम्बिनेशन, मतलब आपका सातवां भाव भी पीड़ित है और सप्तम लॉर्ड भी अशुभ ग्रहों, अलगाववादी ग्रहों के असर में है, उसके बावजूद भी डिवोर्स तक आप तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आप नाइन्थ हाउस को नहीं देखेंगे। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है इसका। नाइन्थ हाउस होता है एक्चुअली मैरिज के अंदर धर्म के पालन का भाव, नवा भाव है, आपको पता है धर्म भाव है। और मैरिज में जो धर्म का पालन करेगा वो नाइन्थ हाउस आपको देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वो डिवोर्स की स्थिति तक नहीं पहुंचेगा। वो चाहे अपने हस्बैंड वाइफ अलग रहेंगे मगर वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, जग हसावा करने की कोशिश नहीं करेंगे, और उनके मन में ये होगा कि जो हमारी मैरिज हुई है ये 7 जन्मों का बंधन है और इसे हम नहीं तोड़ सकते। तो वो पारंपरिक लोग होंगे, धार्मिक लोग होंगे, और वो जल्दी से नहीं करेंगे। तो नवा भाव और नव यदि आपका पीड़ित है, मतलब आपका सप्तम भाव पीड़ित है, पहली कंडीशन, सप्तमेश पर अशुभ ग्रहों का असर है, दूसरी कंडीशन, और नवा भाव भी पीड़ित है, तब पूरी तरीके से सेपरेशन और डिवोर्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। मगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, मगर नवा भाव आपका शुभ ग्रहों के असर में है, नाइन्थ लॉर्ड को भी आप ले सकते हो, तो आपका डिवोर्स तक स्थिति नहीं पहुंचेगी। मारपीट हो सकती है, दोनों अलग रह सकते हैं, फिर मिल जाएंगे, फिर अलग लेंगे, मगर उनका लीगली डिवोर्स होने की संभावना काफी कम हो जाती है। सप्तम भाव पीड़ित है और सेवेंथ लॉर्ड आपका शुभ ग्रहों के असर में है, तो ऐसे व्यक्ति सेपरेट रह सकते हैं एक दूसरे से, बाद में साथ में रह सकते हैं, मगर उनका डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कुछ एक सूत्र आ जाए जिनको D9 चार्ट पर बड़े आसानी से, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में एंटर करके, आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली आती है तो उसकी मैरिड लाइफ के बारे में आप देख सकते हो। दूसरी ओर मैं आपको एक स्थिति बता देता हूं इसमें, डिवोर्स कभी भी एक व्यक्ति की कुंडली से आप डिसाइड नहीं करोगे। हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं, आप दोनों की कुंडली को देखोगे हमेशा। जब हम कुंडली मैच मेकिंग करते हैं तभी भी इस स्थिति को आसानी से देखा जा सकता है। D9 चार्ट में मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए हैं, यदि दोनों एक जैसे कॉम्बिनेशन हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडलियों में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका डिवोर्स सर्टेनली होगा।
दोनों का सातवां भाव पीड़ित है, दोनों का सप्तमेश पीड़ित है और दोनों का नवा भाव पीड़ित है, तो वो दोनों की कुंडलियों में डिवोर्स के कॉम्बिनेशन हो गए तो डिवोर्स होगा ही होगा। एक अपोजिट स्थिति देख लेता हूं कि सपोज पुरुष या मेल की 7th हाउस पर अशुभ ग्रहों का असर है, 7th लॉर्ड पर आपके त्रिसाड हाउसेस के लॉर्ड का असर है, या 6 8 12 के स्वामियों का असर है, या नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट का असर है, और नवा भाव भी पीड़ित है हस्बैंड का। मगर जब मैं उसकी वाइफ की देखता हूं तो उसके वाइफ का 7वां भाव पीड़ित नहीं है, सप्तमेश पीड़ित नहीं है, तो उस केस में डिवोर्स होने की कोई संभावना नहीं होगी। वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होगा मैरिड लाइफ में, मगर उसकी वाइफ निभाती रहेगी, उसके जो भी जुर्म है उन्हें सहन करती रहेगी। और ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है कि यदि फीमेल नेटिव की कुंडली में नेगेटिव कॉम्बिनेशन है मगर जो मेल नेटिव है उसकी कुंडली में पॉजिटिव है, तो उनमें लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे मगर डिवोर्स की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा सटीक और शॉर्ट कॉम्बिनेशन बताया है। आप कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन में बिल्कुल ना जाएं, कोई भी कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली डिवोर्स के केस में नहीं लगेगा। जो मैंने आपको बताया है ऑन द बेस्ड ऑफ एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस और बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।